नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। बरसिल पाक व हिंद के अंदर 20वीं सदी की तीसरी दहाई में होने वाला जो अमल है वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, पूरी दहाई का सफ़र तय करने के बावजूद जो है वो कामयाबी के किसी उस पैमाने पर जो है वो कायम ना हो सका जिसके अंदर ये कहा जाए कि कंसेंसस की बुनियाद पे कोई मंसूबा जो है वो हिंदुस्तान के लिए एक एक्ट के तौर पर जो है वो नाफिज किया जा सकता है। इस तरह मुसलसल कोशिशों के बाद और मुसलसल कोशिशों के नाकाम होने के बाद जो है वो अंग्रेज़ों ने अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक हिंदुस्तान के लिए एक इस्लाहात का जो एजेंडा जो है वो नाफिज किया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। किसी भी इलाके के लिए जो है वो कंसेंसस की बुनियाद के ऊपर जो है वो कोई जो है वो एक मैनिफेस्टो या मंशूर बनाना या कोई एक लाहे अमल बनाना या कोई एक हुकूमत का कोई नज़्म व नस्क का कोई ज़ाब्ते तश्कील देना कोई एक मुश्किल ही नहीं, बल्कि एक इंतहाई मुश्किल अमल तस्वर किया जाता है। बिल्कुल वहाँ तो नामुमकिन अमल करार दिया जाता है कि जहाँ पर कोई कॉलोनियल हुकूमत हो, जहाँ पर उसको एक ऐसी आबादी का सामना हो कि जो मुख्तलिफ कौमियतों पर मुश्तमिल है और जिसके मफादात, सोच, फ़िक्र और गर्ज़ी का हर तरह जो है वो इत्तेज़ाद हो एक दूसरे से, वो एक मुख्तलिफ कौमों का जो है वो तस्वर रखते हो, फिर वसी तर इलाका हो। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर जाकर हालात वाक़यात की वजह से उनका कंसेंसस का पाना और भी ज़्यादा मुश्किल था। इस तरह इन हालात वाक़यात के अपनी कोशिशों की नाकामी के बाद उनके पास जो वाहिद रास्ता रह जाता था वो यही था कि वो अपनी सोच और फ़िक्र के जो ज़ाविये हैं उसको इस्तेमाल करें और जो उनके पास मुशाहिदा है या उनको जो तजर्बा है उसकी बुनियाद के ऊपर जो एक लाहे अमल जो है वो नाफज कर दें। तो इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेज़ों के जो मुशाहिदे, तजर्बे, उनकी अपनी विजडम का आइनादार है जो उन्होंने इख्तियार किया। सबसे पहले जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो सूरत में नज़र आता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है कि वो जो माजी के रिफॉर्म एक्ट है उससे डिफरेंट में इस लिहाज से नज़र आता है कि यहाँ पर जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया वो ये था कि द फेडरेशन विल कंसिस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एज वेल एज द स्टेट विद इन द इंडिया। तो इस तरह कहते हैं कि जो रियासतों का जो एक अलहदा तशख़्ख़ुस था वो वफाकी निज़ाम से बाला था, जो तस्वर था उसको ख़त्म करके इसे वफाक का एक लाजमी जुज़ जो करार दिया गया। फिर यहाँ पर जाकर जो तस्वर दिया गया कि जो इख्तियारात की तकसीम का जो फार्मूला है वो मरकज़ के दरमियान इख्तियारात की लिस्ट बनाई जाएगी और एक सूबों की सतह पर जो है वो लिस्ट बनाई जाएगी और फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट होगी जिसके ऊपर दोनों का जो है वो दायरा इख्तियार होगा, मरकज़ का भी और सूबों का भी। और इस तरह जो एक इख्तिलाफ की सूरत में मरकज़ जो एक रवायती जो एक मेथड होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन ऑफ पावर के लिहाज से वो इख्तियार किया गया कि फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो एक अहम असूल इख्तियार किया गया जो हिंदुस्तान के हालात वाक़यात के लिए नागुज़ीर था कि रियासतों का और जो वफाकी हुकूमत के दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम का जो असूल है वो हर रियासत के साथ जो उनकी क़यादत के साथ जो है मुशावरत के बाद तय किया जाएगा, क्योंकि रियासतों का जो स्टेटस था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मानी मफ़हूम के तहत इस्तवार था और वो बराह रास्त जो है वो अंग्रेज़ों के नज़्म व नस्क के तहत नहीं आती। इसलिए जब वफाकी निज़ाम के अंदर उन्हें शामिल करना था तो उसके लिए एक अलहदा जो है वो एग्रीमेंट करने की ज़रूरत थी। फिर जाकर जो एक दूसरा तस्वर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर दिया गया, डेट वाज द बाई कैमरल रजिस्ट्रेशन, यानी कि दो ईवानी मुकदमा। काउंसिल ऑफ स्टेट जिनका एक ईवान था जिसका 260 के अरकान की तादाद थी, जिसके अंदर कहा गया कि जो 156 जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट के जो नुमाइंदे होंगे वो सूबों से लिए जाएंगे और 104 जो है वो नुमाइंदे जो है वो रियासतों से लिए जाएंगे। इस तरह यहाँ पर भी जो नुमाइंदगी जो असम्बली के अंदर दी गई है वो लहदा रखी गई है, प्रोविंसेस की लहदा है और जो स्टेट्स जिसको वफाक में शामिल किया जाना था उसकी लहदा। फिर इस तरह जो दूसरा ईवान था उसको कहा गया कि फेडरल असम्बली, और उसकी तादाद का जिक्र करते हुए कहा गया कि ये 375 होगी, 250 जो है वो विल बी इलेक्टेड बाई ऑन द प्रोविंशियल बेसिस एंड द 125 विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उनके अंदर नुमाइंदगी का भी तयन कर दिया गया कि कितनी नशिस्तें जो है वो सूबाई सतह के ऊपर या सूबों को दी जाएंगी और इसी तरह रियासतों की नुमाइंदगी का तस्वर जो है वो क्या इख्तियार किया जाएगा। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और अहम असूल हमें नज़र आता है कि वो ये था कि डिआरकी का जो सिस्टम था जो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो नाफिज किया गया था 1919 के अंदर, जिनको ड्यूअल सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसका बुनियादी तस्वर यह था कि कुछ मामला जो है वो गवर्नर जनरल के पास रिजर्व रहेंगे, यानी उन मामलों के ऊपर ना वो असम्बली डिस्कस करते हैं कि ना उसके अंदर उसके नुमाइंदे उसके अंदर कोई मुदाखलत कर सकते हैं, तो रिजर्व थे और दूसरे ट्रांसफ़र मामला थे। लेकिन यहाँ पर जाकर जो है वो दोनों की तकसीम खत्म कर दी और एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो तस्वर जो है वो
دیا گیا تاکہ ایک ہندوستان کے اندر ہندوستانی کی حکومت جو ہے وہ جواب دہ حکومت کا تصور جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ پھر اس کے اندر جو ایک اور ہمیں جو گورنمنٹ ایکٹ کے اندر پرنسپل کے طور پر نظر آتا ہے وہ ہے کہ جو فیڈرل اسمبلی کا جو ٹینیور تھا وہ 5 سال رکھا گیا، اور کونسل آف اسٹیٹ کا جو تصور ہے وہ 3 سال رکھا گیا، اور صاحب جو ہے وہ واضح کر دیا گیا کہ آفٹر یہ مستقل ایوان ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے ہر 3 سال کے بعد جو ہے وہ جو 1/3 جو ہے وہ اس کے اندر ریٹائر ہو جائیں گے، جس کا نیا انتخاب کیا جائے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہمیں جو ایک جدید دور کی جو بائی کیمرل لیجسلیچر ہے اس کے معنی و مفہوم کو جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر جا کر جو ایک اور بنیادی تصور تھا اس گورنمنٹ انڈیا آئیڈینٹی کا، وہ گورنر جنرل کا کانسیپٹ تھا، جس کے اندر اسے ڈسکریشنری پاور دی گئی تھی۔ سر جہاں پر ایک رسپانسبل فارم آف گورنمنٹ کا ضرورت تھا، وہاں پر کلونیل نظام کے اندر جو ایک حکومت جو ہے وہ اپنے طاقت کا تصور جو ہے وہ استوار کرنے کا معنی و مفہوم اختیار رکھتی ہے، وہ گورنر جنرل کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا تھا، جس کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ گورنر جنرل اپنے ڈسکریشنری پاور کے لحاظ سے وہ کسی کے سامنے بھی کسی کو جواب دے نہیں تھا۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ یہاں پر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر صوبے کی جو ایک حکومت ہوگی اور جو مرکزی حکومت ہوگی، وہاں پر جو عدالتی نظام ہے وہ بھی 2 سطح پر قائم کیا گیا۔ مرکز کے اندر بھی وفاقی عدالتوں کا تصور بھی قائم کیا گیا، اور صوبائی سطح پر بھی جو ہے وہ تصور دیا۔ اس طرح سے یہاں پر ہمیں جو ایک گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کا ایکٹ ہے وہ ہمیں ایک اسٹرکچرل صورتوں میں نظر آتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے، پھر جو ہے وہ رسپانسبل فارم آف گورنمنٹ بھی نظر آتا ہے، ریپرزنٹیشن بھی جو ہے وہ 1/3 ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی نیگوسیشن کا عمل 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں کیا گیا تھا، جس کی شدت کے ساتھ جو ہے وہ ہندو مخالفت کرتے چلے آئے تھے، چاہے وہ نہرو رپورٹ کی صورت میں، چاہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی صورت میں ہو، چاہے وہ کمیونل ایوارڈ کی مخالفت کی صورت میں ہو، تو وہ تمام جو ہے وہ جو ہندوؤں کی سوچ اور فکر کے جو پہلو تھے وہ نظر انداز کرتے ہوئے انگریزوں نے ایک ایسا اصول دیا جو ان کی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ ہندوستان کے حالات و واقعات کے اندر اور ہندوستان کی تمام قومیتوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے نامزد۔ تھینک یو۔